हेलो स्टूडेंट्स, यूनाइटेड बाय इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को अगर मैं बिल्कुल साधारण सिंपल भाषा में बताऊं तो ये वो वर्ड्स है जो कि एक नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। एक नाउन या प्रोनाउन की खासियत विशेषता को बताते हैं हमको एडजेक्टिव्स। अब ये नाउन प्रोनाउन क्या है? नाउन है किसी भी चीज का नाम, नेमिंग वर्ड है ना। नाउन हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उनका नाम जो होता है वो होता है नाउन। और प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन को हम यूज करते हैं जब हम नाउन को एक चीज के नाम को रिपीटेडली एक पैराग्राफ में यूज नहीं कर सकते, तब हम उसकी जगह पर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स क्या है? ही, शी, इट, दे। ठीक है, ये आपको क्लियर है। अब मैं आपको 4 सेंटेंसेस बताऊंगी और उन सेंटेंसेस में एडजेक्टिव का यूज कहाँ पर हुआ है ये आप मुझे बताएंगे। जी हाँ, आप ही बताएंगे। अगर आपने आज से पहले कभी भी एडजेक्टिव्स नहीं पढ़ा है फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है, आप ही मुझे आंसर देने वाले हैं। तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं आपकी नॉलेज को। चलिए, सबसे पहला सेंटेंस है रिया इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। तो रिया कैसी लड़की है बताओ मुझे। What type of girl is Riya? What type? कैसी? जी हाँ, आपने सही कहा, रिया इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। सही है आपका आंसर। सेकेंड वाले में देखते हैं आप आंसर कर पाते हैं कि नहीं। आई लाइक दैट ड्रेस, ये है मेरा सेंटेंस। तो कौन सा ड्रेस? मैं कौन सा ड्रेस के बारे में बात कर रही हूँ? विच ड्रेस? बताओ जल्दी, कौन सा ड्रेस? दैट, राइट। अब नेक्स्ट अगला जो सेंटेंस है देखते हैं आप ये बता पाते हैं कि नहीं। रवि गेव मी 3 एप्पल्स। रवि ने मुझे कितने एप्पल दिए? बताओ बताओ, कितने दिए? हाउ मेनी? अरे सही कहा, हाँ 3 दिए। नेक्स्ट, देयर इज लिटिल टाइम लेफ्ट। तो कितना समय बचा है? हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? कितना समय बचा है एग्जाम के लिए? बताओ जल्दी। लिटिल, थोड़ा सा। तो अब ये 4 सेंटेंसेस में हमने एडजेक्टिव तो फाइंड कर लिया। ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है, दैट, 3 और ये लिटिल। अब कैसे फाइंड किया? हमने क्वेश्चंस पूछे, सेंटेंस को देखकर हमने सवाल पूछा। पहला सवाल था कि व्हाट टाइप, दूसरा सवाल था विच, तीसरा था हाउ मेनी और हाउ मच। तो जब हम ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनका जो आंसर निकल के आता है ना वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर है। अब और एक तरीका है एडजेक्टिव को एक सेंटेंस में देखते ही पहचान जाने का। क्या तरीका है कि जब हम एक सेंटेंस को देखते हैं तो वहां पे एडजेक्टिव का काम है वो नाउन को क्वालिफाई करता है, वो नाउन को डिस्क्राइब करता है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम में, मोस्ट ऑफ द केसेस में नाउन से पहले ही एडजेक्टिव यूज किया जाता है इन अ सेंटेंस। देखिए यहाँ पे ये गर्ल जो है ये नाउन है, ब्यूटीफुल इज द एडजेक्टिव और ये गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये ब्यूटीफुल गर्ल से बिल्कुल पहले है। यहाँ पे भी दैट ड्रेस, यहाँ पे ड्रेस जो है वो नाउन है और दैट ड्रेस को क्वालिफाई कर रहा है कि वो ड्रेस पॉइंट आउट कर रहा है। इसीलिए 2 तरीके हैं एडजेक्टिव को फाउंड करने का एक सेंटेंस में, एडजेक्टिव को पॉइंट आउट करने का। पहला ये कि आप क्वेश्चंस पूछिए, सवाल पूछिए। दूसरा ये कि एडजेक्टिव्स नाउन से पहले होते हैं इन मोस्ट ऑफ द सेंटेंस, नॉट इन ऑल सेंटेंसेस। ये आप ख्याल रखिए कि हमेशा एडजेक्टिव पहले नहीं होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो नाउन से पहले होता है। मैं आपको एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल देती हूँ। एक बहुत फेमस डायलॉग है। गब्बर ने जब सांबा से पूछा था कि कितने आदमी थे, तो सांबा ने क्या कहा था? बताओ जल्दी बताओ। हाँ, 2 आदमी थे सरकार। तो ये 2 जो उसने कहा था ये भी एडजेक्टिव ही था कि कितने। क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी, कितने आदमी थे। उसने कहा 2 आदमी, 2 men।
तो यहाँ पे टू क्या है? एडजेक्टिव। तो जब भी हम क्वेश्चंस पूछते हैं ना, उनका जो आंसर निकल के आता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो एडजेक्टिव ही होता है। अब हम लोग टाइप ऑफ एडजेक्टिव को पढ़ेंगे। अब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में सबसे पहला जो डिवीजन होता है ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन होता है कि एडजेक्टिव एक सेंटेंस में कहाँ पर है। ठीक है, दो सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप देखिए। पहला सेंटेंस है आई हैव अ क्यूट पपी, दूसरा सेंटेंस है द पपी इज क्यूट। यहाँ पे एडजेक्टिव कहाँ पर है बताओ? आई हैव अ क्यूट पपी, कैसा पपी? क्यूट पपी। एंड यहाँ पे द पपी इज क्यूट, तो पपी कैसा है? क्यूट है। ये दोनों ही एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव जो है वो नाउन से बिल्कुल पहले यहाँ पर है, और ये एडजेक्टिव नाउन के बाद में है, और बीच में क्या है? वर्ब। इस वर्ब होता है तो बीच में ये वर्ब है। ओके, जब एक एडजेक्टिव एक नाउन से पहले आता है, बिल्कुल पहले आता है एक सेंटेंस में, तब उस एडजेक्टिव को कहा जाता है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव। जब एक एडजेक्टिव नाउन के बाद आ रहा है और बीच में क्या है? वर्ब है, तब इस एडजेक्टिव को हम कहेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव, ये प्रेडिकेट पार्ट में रहता है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट अगर आपने पढ़ा है तो एक सेंटेंस में प्रेडिकेट जो होता है वो जिस पार्ट में वर्ब होता है उस पार्ट में प्रेडिकेट होता है ना। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस के, और प्रेडिकेट में जब ये एडजेक्टिव आता है तो उसको हम कहेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे और ज़्यादा क्लियर करने के लिए कि एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव क्या होते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देखिए, द लेजी बॉय वाज पनिश्ड। कैसा लड़का? लेजी बॉय। तो यहाँ पे देखिए नाउन से जस्ट पहले एडजेक्टिव है, नाउन बॉय, उससे जस्ट पहले एडजेक्टिव है लेजी, तो ये एट्रीब्यूटिव है। द बॉय इज लेजी, यहाँ पे वर्ब, बॉय नाउन, और ये है एडजेक्टिव, तो ये होगा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ही इज अ गुड टीचर, नाउन, द टीचर इज गुड, नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव। आई होप आपको ये क्लियर है प्रेडिकेटिव किसे कहते हैं और एट्रीब्यूटिव किसे कहते हैं। अब हम दूसरे एडजेक्टिव्स के टाइप देखेंगे। तो ये है बेसिक जो टाइप्स है एडजेक्टिव के, डेमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्क्रिप्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंटरोगेटिव, पोजेसिव, एम्फसाइजिंग, क्वांटिटेटिव, न्यूमरल, कंपाउंड। उसके बाद आएगा डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी कहा जाता है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहा जाता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और सोना नहीं है वीडियो के बीच में। चलो शुरू करते हैं। तो आप क्वालिटी का मतलब क्या समझते हो? क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्वालिटी किसे कहते हैं? क्वालिटी होता है अच्छा या बुरा, या तो और क्या क्वालिटीज हो सकते हैं? डर्टी, क्लीन, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली, यही तो क्वालिटीज होते हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ की क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। तो वो जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं ना, वो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, चलो हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। कोलकाता इज अ लार्ज सिटी। कैसा सिटी है कोलकाता? लार्ज, बहुत बड़ा। रामा इज अ क्लेवर बॉय। कैसा लड़का है रामा? चालाक। तो ये क्लेवर है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। शी हैज अ स्वीट वॉइस। कैसी आवाज है? मीठी आवाज, स्वीट। द फुलिश क्रो ट्राइड टू सिंग। तो द फुलिश क्रो, यहाँ पे फुलिश जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को डिनोट कर रहा है। तो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव
का डेफिनेशन क्या होगा? इट मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन बाय एक्सप्रेसिंग इट्स क्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नाम से ही पता चल रहा है क्वांटिटी को बताता है, ये कितना, क्वांटिटी कितना है ये बताता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज किया जाता है, मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते ऐसी चीजों के पहले जो एडजेक्टिव हम यूज करते हैं वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसे कि मच, सम, लिटिल, ऑल, नो, सफिशिएंट, होल, ग्रेट। ये आप चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि सेंटेंस में कैसे इनको हम। पहला सेंटेंस है आई एट सम राइस, मैंने थोड़े से चावल खाए। तो चावल को हम गिन नहीं सकते, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इससे पहले ये जो सम है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। गिव मी सम वाटर, थोड़ा सा पानी दे दो, पानी भी अनकाउंटेबल नाउन है। देयर इज एनफ फूड, एनफ यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये फूड नाउन। फूड को, खाने को हम गिन नहीं सकते। यू हैव वेस्टेड मच टाइम, कितना टाइम वेस्ट कर दिया? मच टाइम, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। तो टाइम को भी हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है। और ये मच जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ये क्लियर है आपको? अगला एडजेक्टिव है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव को हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज किया जाता है नंबर बताने के लिए कि कितना है, हाउ मेनी, ये बताने के लिए हम यूज करते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव को। न्यूमरल एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहा जाता है। इसको हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं। इसके 3 टाइप्स है। डेफिनेट न्यूमरल जो कि हमको एग्जैक्ट नंबर बताता है। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स हमको एग्जैक्ट नंबर बताते हैं कि 1, 2, 3 मतलब या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड क्या है एग्जैक्ट नंबर, ये हमको बताते हैं। ये इनडेफिनिट न्यूमरल नाम से पता चल रहा है जो कि नंबर एग्जैक्ट कितना है वो हमको नहीं बताते हैं, लेकिन काउंटेबल नाउन के साथ ही इसको यूज किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल क्या है? जो कि हमको एक ग्रुप में से ईच वन को जब हम पॉइंट आउट करके बोलते हैं कि हर एक लड़का या हर एक लड़की या हर एक दिन, ऐसे जब हम बोलते हैं कि ईच डे, एवरी डे, तब हम यूज करते हैं न्यूमरल, डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव का। ठीक है, चलिए इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव को हम और 2 टाइप्स में फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। वो क्या है? कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे जब हम एग्जैक्ट नंबर बताते हैं तो उसको कार्डिनल कहा जाता है। ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर ऑफ नंबर। ऑर्डिनल ऑर्डर क्या होता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, ये होते हैं ऑर्डर्स। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये होते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। और कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं 1, 2, 3, 4 ये। ठीक है, इनडेफिनिट न्यूमरल में हम क्या यूज करते हैं? मैनी, मच, सम, इनको यूज करते हैं। एनी। और डिस्ट्रीब्यूटिव में मैंने आपको अभी बताया था ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनको हम यूज करते हैं एज डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। सबसे पहले डेफिनेट एडजेक्टिव के कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। डेफिनेट मतलब जो एग्जैक्ट नंबर बताते हैं। 1 hour has 60 minutes, तो यहाँ पे एडजेक्टिव कहाँ पे है? 1 hour has 60 minutes, तो 1 और 60 यहाँ पे एडजेक्टिव है। A week has 7 days, कितने डेज? 7 days. There are 40 students in our class. ठीक है, ये है डेफिनेट एडजेक्टिव। अब इनडेफिनिट और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है? हमने अभी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़ा और इनडेफिनिट एडजेक्टिव भी पढ़ा है, तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों में सबसे बड़ा अंतर ये है कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्वांटिटी को बताता है, नंबर को नहीं बताता, इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है जिनको हम गिन नहीं सकते। और इनडेफिनिट जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है जिनको हम गिन सकते हैं, लेकिन
एग्जैक्ट कितने नंबर है वो नहीं बताएगा। डेफिनेट हमको एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, इंडेफिनेट एडजेक्टिव एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएगा। देखिए, देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक। क्या हम पिक्चर्स को गिन सकते हैं? हम जब सेल्फी लेते हैं अपने फ़ोन में, जो कितने फ़ोटोज़ हमने खींचे, क्या हम गिन सकते हैं? हाँ, गिन तो सकते हैं ना। तो ये काउंटेबल है पिक्चर्स। देयर आर नो पिक्चर्स इन दिस बुक। इस किताब में कोई भी पिक्चर नहीं है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट कोई नंबर मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये बताया है कि कोई पिक्चर नहीं है। तो यहाँ पे नो है इंडेफिनिट एडजेक्टिव। यू हैव नो सेंस एट ऑल। क्या हम सेंस को गिन सकते हैं? यू हैव नो सेंस एट ऑल नहीं गिन सकते। यहाँ पे क्वांटिटेटिव वे में इस नो को यूज़ किया गया है। सिमिलरली देखिए, सम बॉयज़ आर स्टैंडिंग देयर। बॉयज़ कितने हैं हम गिन सकते हैं, राइट? खड़े हैं। यहाँ पे मैंने कहा कि आई एट सम राइस, तो कुछ लड़के खड़े हैं। एग्जैक्ट कितने लड़के खड़े हैं वो नहीं पता, नंबर नहीं बताया गया है, लेकिन ये बताया कि सम बॉयज़। हैव यू गॉट एनी एग्स? एनी एग्स कितने वो नहीं बताया। हैव यू गॉट एनी एग्स? आई डोंट हैव एनी मनी। मनी यहाँ पे हम काउंट नहीं कर सकते। मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। आई डोंट हैव एनी मनी। ओके, ये क्लियर है आपको, आई होप। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट एडजेक्टिव के टाइप को देखते हैं। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या रोल है, ये हमको बताता है कि जब एक ग्रुप है उसमें से हम हर एक इंडिविजुअल को रेफर कर रहे हैं, तब हम डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव का डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रेफर्स टू द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली। मतलब एक ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनको जब हम इंडिविजुअली रेफर कर रहे हैं, मतलब हर एक सदस्य, एक ग्रुप का हर एक सदस्य को जब हम रेफर कर रहे हैं, तब हम इस एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन वर्ड्स को डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव कहा जाता है जब हम एक ग्रुप में मेंबर्स को इंडिविजुअली रेफर करते हैं, तब हम इस एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। मतलब एक ग्रुप के इंडिविजुअल हर एक सदस्य को जब हम रेफर कर रहे हैं, तब हम इस एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे ना। पहला सेंटेंस देखिए, ईच गर्ल मस्ट ब्रिंग हर ओन बैग। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ हर लड़की को अपना खुद का बैग लाना है। ईच गर्ल, यहाँ पे गर्ल एक नाउन है। ईच गर्ल मस्ट ब्रिंग हर ओन बैग। एवरी मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी। यहाँ पे एवरी मतलब हर इंसान को अपना ड्यूटी करना चाहिए। तो एवरी मैन मस्ट डू हिज ड्यूटी। आइदर पेन विल डू। आइदर कब हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास दो मार्कर है, ये दो ऑप्शन है हमारे पास, तो हम चाहे तो इस मार्कर को भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी। तो जब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं तब हम आइदर का यूज़ करते हैं। मतलब आइदर दिस और दैट, आइदर मार्कर विल डू या आइदर पेन विल डू। मतलब दोनों में से कोई भी पेन हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शंस हम ले सकते हैं, तब हम आइदर का यूज़ करते हैं। नाइदर एक्यूजेशन इज ट्रू। नाइदर का यूज़ कब होता है? जब हम दोनों ऑप्शंस में से किसी भी ऑप्शन को चूज़ नहीं कर रहे हैं, ना तो ये ना तो वो, दोनों में से कोई भी नहीं। सो नाइदर दिस नॉट दैट, तब हम इस नाइदर का यूज़ करेंगे। नाइदर एक्यूजेशंस इज ट्रू, मतलब दोनों में से कोई भी इल्ज़ाम सच नहीं है। नाइदर एक्यूजेशन इज ट्रू। कई बार हम ईच और एवरी इन दोनों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईच कहाँ पर यूज़ करें, एवरी कहाँ पर यूज़ करें, और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ईच हम तब यूज़ करते हैं जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, टू और मोर देन टू। और एवरी को हम तब यूज़ करते हैं जब तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये इनका सबसे पहला डिफरेंस है। सपोज मैं बोल रही हूँ कि मेरे पैरों में पेंट लग गया है, तो मैं क्या कहूँगी? आई हैव पेंट ऑन ईच लेग और आई हैव पेंट ऑन माई ईच लेग, ये कहूँगी। अब मैं ये नहीं कह सकती कि आई हैव पेंट ऑन माई एवरी लेग, ये गलत होगा, क्योंकि एवरी तीन या तीन से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तब यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ पे ईच ही होगा। जब दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है तो ईच ही यूज़ होगा, ठीक है।
सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि आई हैव बैंगल्स, चूड़ियाँ, मेरे हाथों में चूड़ियाँ हैं, आई हैव बैंगल्स ऑन माई ईच हैंड, एवरी हैंड नहीं कह सकते, यहाँ पे ईच ही होगा। दूसरा, इन दोनों में क्या फ़र्क है, ईच हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक ग्रुप में हर एक को रेफर कर रहे हैं, ईच पर्सन मतलब हर एक इंसान, और एवरी मतलब हम सबको कलेक्टिवली रेफर कर रहे हैं, मतलब सब, एवरी मतलब सब, सारे, और ईच मतलब हर एक, ये भी एक डिफरेंस है। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हम एवरी भी यूज़ कर सकते हैं, ईच भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों यूज़ हो सकती हैं। कुछ सेंटेंसेस है जहाँ पे एवरी ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आई गो टू चर्च एवरी वीकेंड, मैं हर वीकेंड चर्च जाती हूँ, एवरी वीकेंड हर हफ्ते चर्च जाती हूँ, तो आई गो टू चर्च एवरी वीकेंड। यहाँ पे अगर ईच वीकेंड कहूँ तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन एवरी वीकेंड सही लगता है क्योंकि मैं यहाँ पे हर वीकेंड की बात कर रही हूँ, तो इसीलिए। हम पढ़ेंगे डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज़ तब होता है जब हम किसी चीज़ को डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं, पॉइंट आउट करके बोलते हैं, यानी कि इट इज़ यूज टू पॉइंट आउट अ पर्सन, थिंग, टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर्स ऑफ द सेम क्लास। जब हम कहते हैं कि ये या वो, डेमॉन्स्ट्रेट करते हैं, डेमो देते हैं, तब हम इस एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। सपोज़ कि मैं एक क्लासरूम में हूँ जहाँ की बहुत सारे लड़के हैं बैठे हुए, मैं टीचर के पास आकर एक लड़के को पॉइंट आउट करके बोल रही हूँ कि ये लड़का बहुत शैतान है, ठीक है, और वो लड़का हमारे सामने ही है, बिल्कुल फर्स्ट बेंच पे बैठा हुआ है, तो मैं क्या कहूँगी, दिस बॉय इज़ वेरी नोटोरियस, दिस बॉय, ये लड़का, क्योंकि वो लड़का हमारे नज़दीक में है इसीलिए मैंने कहा दिस बॉय। अब अगर एक से ज़्यादा लड़के हैं, 3-4 लड़के हैं जो कि बहुत बदमाशी करते हैं, शरारत करते हैं, तो मैं टीचर से क्या कहूँगी, दीज बॉयज़, क्योंकि एक से ज़्यादा है इसीलिए दीज बॉयज़। सिंगुलर में दिस यूज़ होता है, जब एक से ज़्यादा प्लूरल हो जाता है तब दीज यूज़ करते हैं, और दोनों ही हम अपने पास में जो ऑब्जेक्ट्स है, पास में जो पर्सन है उसके बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारे नज़दीक है। अगर लास्ट बेंच पे यही लड़का बैठा होता और मैं अपने टीचर से कंप्लेन कर रही होती तो मैं कहती कि दैट बॉय इज़ वेरी नोटोरियस, दिस बॉय नहीं कहती क्योंकि वो लास्ट बेंच पे है, हमसे दूर है, तो उस समय दिस नहीं कह सकते, तो दैट बॉय इज़ वेरी नोटोरियस। अगर एक से ज़्यादा लड़के होते तो दैट नहीं कह सकती, तो मैं क्या कहती, दोज बॉयज़। और ये दोनों ही जब ऑब्जेक्ट हमसे दूर है तब यूज़ किया गया है, दैट बॉय या दोज बॉयज़, दोनों ही जब ऑब्जेक्ट हमसे दूर है तब यूज़ करते हैं। तो ये है डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं ताकि और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो पहला सेंटेंस देखिए, दिस हॉस्पिटल इज़ वेयर आई वॉज बॉर्न। दिस हॉस्पिटल, यहाँ पे हॉस्पिटल नाउन है और इसको डेमॉन्स्ट्रेट कौन कर रहा है, दिस। ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं पैदा हुई थी, सो दिस हॉस्पिटल इज़ वेयर आई वॉज बॉर्न। दैट गर्ल वोन द फर्स्ट प्राइज, उस लड़की ने फर्स्ट प्राइज जीता है। दीज मैंगोज आर सावर, ये आम खट्टे हैं, दीज मैंगोज आर सावर। दोज रास्कल्स मस्ट बी पनिश्ड। तो यहाँ पे ये दीज, दो सब डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। और एक तरह के डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है जो कि है सच। आई हेट सच मूवीज़, मुझे ऐसी मूवीज़ बिल्कुल पसंद नहीं, सो आई हेट सच मूवीज़। जब हम ऐसे यूज़ करते हैं सच मूवीज़, सच वर्ड्स, तो वो भी डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आता है, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में कंफ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए वो एग्ज़ाम में भी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो आज मैं आपको एडजेक्टिव और प्रोनाउन के बीच में जो भी फ़र्क है उसको बिल्कुल अच्छे से समझाने वाली हूँ।
तो इसको आप ध्यान से देखना, इसके बाद आपको कभी भी प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बीच में कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको सबसे पहले जानेंगे। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में ये सेंटेंस है, ईच स्टूडेंट वाज गिवन अ पेन। ईच स्टूडेंट, यहाँ पे ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, कौन से नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, स्टूडेंट को। ईच स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को पेन दिया गया था। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में देखिए, ईच ऑफ अस, ईच ऑफ अस विल गेट अ पेन। तो जब ईच ऑफ लिखते हैं ना, तो वो प्रोनाउन होता है, वो कभी भी एडजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि एडजेक्टिव तो नाउन के साथ आता है, जिस नाउन को वो क्वालिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या है, जो हमने पढ़ा है कि एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, ये है। और प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है, प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन, प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। So this is the basic difference between an adjective and a pronoun, कि pronoun कभी noun के साथ नहीं आएगा, वो noun की जगह पर आएगा, और adjective क्या होगा, वो noun से पहले आएगा, जिस noun को वो qualify कर रहा है, describe कर रहा है। Next देखिए, each boy was present। each boy, boy यहाँ पे noun है, each boy, तो each यहाँ पे है adjective, distributive adjective। each of the boys, यहाँ पे देखिए बॉय यूज हुआ है, यहाँ पे ये प्लूरल है बॉयज। ईच ऑफ अस, यहाँ पे भी अस प्लूरल है, ये भी एक डिफरेंस है। ईच ऑफ द बॉयज, तो ये प्रोनाउन है। नाइदर एक्यूजेशन इज ट्रू, सो नाइदर मतलब दोनों में से कोई भी एक्यूजेशन सच नहीं है। नाइदर एक्यूजेशन, दोनों में से कोई भी इल्जाम सच नहीं है। यहाँ पे देखिए, नाइदर ऑफ अस, यहाँ पे हम एक्यूजेशंस भी लिख सकते थे, अक्यूजेशन नहीं होता, यहाँ पे अक्यूजेशंस होता, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल आएगा। नाइदर ऑफ अस, नाइदर ऑफ द अक्यूजेशंस इज ट्रू होता। अच्छा, अगर हम इसकी जगह एनी भी यूज कर सकते हैं, एनी बॉय कैन डू दिस, ये एक सेंटेंस हो गया, कोई भी लड़का ऐसे कर सकता है, एनी बॉय। अब अगर प्रोनाउन में यूज करें, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में यूज करें, तो एनी ऑफ द बॉयज कैन डू दिस होगा। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट और भी हम डिफरेंसेस देखेंगे प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बीच में, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। डिफरेंस देखेंगे डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बीच में। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, दैट बैग इज हैवी। यहाँ पे एडजेक्टिव कौन सा है, आप बताइए कौन सा है। हमने अभी डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ा है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, दैट बैग इज हैवी। दैट, वो बैग हैवी है, तो दैट बैग इज हैवी। यहाँ पे डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे यूज हुआ है, देखिए, दैट इज अ हैवी बैग। यहाँ पे एडजेक्टिव तुरंत पहले आ गया है नाउन के। यहाँ पे ये जो है, ये प्रोनाउन है, जो कि आया है, जो कि फॉलो हुआ है बाय अ वर्ब। इसके बाद क्या आया है, इज आया है, जो कि एक वर्ब है, और बैग जो है वो एकदम लास्ट में आया है। दिस चेयर इज ब्रोकन, यहाँ पे भी देखिए चेयर, जो कि नाउन है, जस्ट एडजेक्टिव के बाद में है। दिस इज, यहाँ पे देखिए दिस के बाद आ गया है वर्ब। नेक्स्ट, एडजेक्टिव और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। एडजेक्टिव इज नॉट फॉलोड बाय अ वर्ब, एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है, वर्ब नहीं आता। लेकिन प्रोनाउन के बाद बहुत बार, बहुत ऐसे केसेस है जहाँ पे प्रोनाउन के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। तो यहाँ पे देखिए, हर एक सेंटेंस में प्रोनाउन के बाद वर्ब आया है। दीज क्लोथ्स आर माइन, यहाँ पे दीज एडजेक्टिव है, दीज आर माई क्लोथ्स। दीज आर एक वर्ब है, तो यहाँ पे दीज क्या होगा, प्रोनाउन होगा। दैट बैग इज हैवी, एडजेक्टिव, दैट इज अ हैवी बैग, यहाँ पे दैट प्रोनाउन, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस चेयर इज ब्रोकन, एडजेक्टिव, दिस इज अ ब्रोकन चेयर इज अ प्रोनाउन। These clothes are mine, adjective, these are my clothes is pronoun। ठीक है, अब जानेंगे कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। These adjectives are used with noun to ask question।
दे क्वालिफाई नाउन बाय आस्किंग क्वेश्चन। जैसे कि हुज बैग इज दिस, यहाँ पे हुज एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है जो कि नाउन बैग को क्वालिफाई कर रहा है। हुज बैग, किसका बैग, हुज बैग इज दिस। विच टीचर वुड कम, कौन से टीचर आने वाले हैं। तो विच टीचर मतलब यहाँ पे नाउन है टीचर और विच है एडजेक्टिव जो कि नाउन टीचर को क्वालिफाई कर रहा है बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन कि विच टीचर वुड कम। विच मूवी वुड यू लाइक टू वॉच, कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे। विच मूवी, यहाँ पे मूवी नाउन है और एडजेक्टिव है विच। तो जो भी एडजेक्टिव्स नाउन के साथ यूज होते हैं, नाउन को क्वालिफाई करते हैं बाय आस्किंग क्वेश्चंस, जैसे कि WH वर्ड्स व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, ये वर्ड्स वो होते हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। मतलब जो WH वर्ड्स होते हैं व्हाट, विच, व्हेन, वेयर, हुज, इनको जब हम नाउन के साथ डायरेक्टली यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, तब इनको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। आप देख लेंगे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। सबसे पहला सेंटेंस देखिए, विच मूवी इज योर फेवरेट, विच मूवी। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली विच एडजेक्टिव है नाउन मूवी से पहले, यहाँ पे विच इज योर फेवरेट मूवी। यहाँ पे हमने क्या देखा, विच मूवी इज योर फेवरेट, विच इज योर फेवरेट मूवी। तो यहाँ पे जो विच है उसके बाद वर्ब आ रहा है, इसीलिए ये प्रोनाउन है और ये है एडजेक्टिव। व्हाट कलर ऑफ ड्रेस वुड यू लाइक, व्हाट जो कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, कलर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पे व्हाट के बाद वर्ब आ रहा है, वर्ब इज, तो इसीलिए ये व्हाट जो है ये प्रोनाउन है। व्हाट इज द कलर ऑफ योर ड्रेस। विच टीचर वुड यू कम, यहाँ पे विच है एडजेक्टिव। विच ऑफ दीज टीचर्स वुड कम, विच टीचर वुड कम, यहाँ पे विच एडजेक्टिव है। विच ऑफ दीज टीचर्स वुड कम, यहाँ पे विच है प्रोनाउन। अब एम्फसाइज करना मतलब क्या, मतलब जोर देकर बोलना, प्रभाव डालकर बोलना, उसको कहते हैं एम्फसाइज, राइट। तो एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स का भी यही काम है कि किसी चीज़ के ऊपर, किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है जोर देके, उसके ऊपर प्रभाव डाल के, एम्फसाइज करके। जैसे कि माइंड योर ओन बिजनेस, हम सिर्फ माइंड योर बिजनेस भी कह सकते हैं कि अपने काम से काम रखो। जब हम बोलते हैं तो सिर्फ माइंड योर बिजनेस भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ओन यूज कर रहे हैं टू एम्फसाइज, टू जोर दे के बोलने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए माइंड योर ओन बिजनेस, यहाँ पे ओन होगा एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। आई विटनेस द क्राइम विथ माई ओन आईज, कहते हैं ना कि मैंने अपनी आंखों से, खुद की आंखों से देखा, ऐसे बोलते हैं। तो हम जोर देकर बोलते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है ये होते हुए क्राइम। तो यहाँ पे जो ओन आईज है, यहाँ पे ये ओन है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। दिस वाज द वेरी बुक आई वाज लुकिंग फॉर, वेरी बुक, ये वही बुक है जिसको मैं ढूंढ रही थी। तो वेरी, दिस वाज द वेरी बुक आई वाज लुकिंग फॉर, सिर्फ बुक भी कह सकते थे, लेकिन और एम्फसाइज करने के लिए हमने वेरी का यूज किया है, इसको कहेंगे यहाँ पे एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। अब हम जानेंगे कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स किन्हें कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स है जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशंस को एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि व्हाट जीनियस, इनमें हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, ये नाउन से पहले आएंगे, जीनियस नाउन है, व्हाट जीनियस। व्हाट एन आइडिया, यहाँ पे भी व्हाट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। हाउ ब्यूटिफुल, यहाँ पे ब्यूटिफुल नाउन का काम कर रहा है, ये हाउ जो है ये एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। हाउ ब्यूटिफुल, व्हाट एन आइडिया, व्हाट जीनियस। अब हम देखेंगे कि हम कैसे नाउन से एडजेक्टिव को फॉर्म कर सकते हैं, नाउन से एडजेक्टिव बना सकते हैं। जैसे कि नाउन है बॉय, तो इसका एडजेक्टिव क्या होगा, बॉयिश। नाउन है चाइल्ड, एडजेक्टिव क्या होगा, चाइल्डिश। केयर, केयरफुल या फिर केयरलेस, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। हेल्थ एक नाउन है, इसका एडजेक्टिव होगा हेल्दी। फूल अगर नाउन होगा तो उसका एडजेक्टिव क्या होगा, फूलिश। फ्रॉम वर्ब, वर्ब मतलब एक्शन वर्ड, जब कुछ काम हो रहा होता है तब वर्ब यूज करते हैं। मूव, मूवेबल है एडजेक्टिव,
जो कि मूव से फॉर्म कर रहा है। मूव एक वर्ब है, ओबे वर्ब है, ओबीडियंट है एडजेक्टिव, टॉक वर्ब है, टॉकेटिव है एडजेक्टिव। ठीक, अगर मैं एक नाउन बताऊं आपको, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसके साथ हम क्या एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं? एक नाउन है सिटी, आप इसके साथ क्या एडजेक्टिव लगाओगे ताकि इसको हम डिस्क्राइब कर पाए? बताओ। लार्ज सिटी हो सकता है, बड़ा सिटी, या और क्या हो सकता है? पॉपुलेटेड सिटी, क्राउडेड सिटी। तो ये लार्ज, पॉपुलेटेड, क्राउडेड ये एडजेक्टिव है और सिटी है नाउन। स्ट्रीट में सिमिलरली हम क्या यूज कर सकते हैं? नैरो स्ट्रीट, और क्या स्ट्रीट हो सकता है? डर्टी स्ट्रीट, क्लीन स्ट्रीट। तो ये जो वर्ड्स है ये एडजेक्टिव है। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप मुझे बताना कमेंट में कि इसके साथ क्या एडजेक्टिव हम लगा सकते हैं। एक्ट, एक्ट एक वर्ड है, आप एक्ट से पहले क्या एडजेक्टिव यूज कर सकते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब देखिए हम पोजेसिव एडजेक्टिव को जानेंगे। पोजेसिव यानी कि मेरा, तुम्हारा, उनका, ये जब हम कहते हैं तो वो वर्ड्स होता है पोजेसिव, जैसे कि माई, योर, देयर, इट्स। ऐसे वर्ड्स का जब हम यूज़ करते हैं और एक नाउन के साथ यूज़ करते हैं तो वो होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे कि माई फोन इज डेड, मेरा फ़ोन डेड हो गया है, तो यहाँ पे माई, मेरा, ये है पोजेसिव एडजेक्टिव जो कि क्वालिफाई कर रहा है नाउन फोन को। तो माई फोन इज डेड। योर डिनर इज रेडी, यहाँ पे योर है पोजेसिव एडजेक्टिव जो कि क्वालिफाई कर रहा है डिनर, जो कि एक नाउन है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो यहाँ पे इट्स जो है, इट्स कवर, इट्स है पोजेसिव एडजेक्टिव। अब इसके साथ पोजेसिव प्रोनाउन का क्या डिफरेंस होगा? पोजेसिव प्रोनाउन में हम इसको ऐसे यूज करेंगे, दिस पेन इज माइन। ये जो माइन है ये है पोजेसिव प्रोनाउन, इसके साथ कोई नाउन नहीं है। द हाउस ऑन द कॉर्नर इज देयर्स, ये जो देयर्स है ये भी पोजेसिव प्रोनाउन है। आइए कुछ और डिफरेंसेस देखते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव में हम कहेंगे दिस इज माई बुक, माई बुक, यहाँ पे माई पोजेसिव एडजेक्टिव है, और पोजेसिव प्रोनाउन में कहेंगे दिस बुक इज माइन। देयर हाउस इज लवली, देयर, this house is theirs. I borrowed his jacket, this jacket is his। यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव जो है नाउन के साथ है और प्रोनाउन जो है वो वर्ब के बाद आ रहा है। इज माइन, इज देयर, इज हिज। तो ऐसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउन। अब देखेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव 3 तरह के होते हैं, एक है पॉजिटिव, दूसरा है कंपैरेटिव, फिर आता है सुपरलेटिव। पॉजिटिव क्या है? बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ जो एडजेक्टिव होता है ना, गुड, बैड, जिनमें कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मली बस एक चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं, ठीक है, तब हम पॉजिटिव का यूज़ करते हैं। इसमें हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं, इन अ सिंपलेस्ट मैनर हम सिर्फ क्वालिटी को बता रहे हैं। कंपैरेटिव में हम 2 चीज़ों के बीच में तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं कि ये उससे अच्छा है या ये उससे बुरा है। जब हम 2 चीज़ों में कंपेयर करेंगे तो हम इस डिग्री का यूज़ करेंगे। सुपरलेटिव मतलब जब एक चीज़ को सबके साथ कंपेयर किया जाता है, कंपेयरिंग टू ऑल, ये सबसे अच्छा है जब हम कहते हैं, या फिर ये सबसे ज़्यादा बुरा है, तब हम इस डिग्री का यूज़ करते हैं जिसको हम सुपरलेटिव कहते हैं। जबकि जहाँ कि हम एक चीज़ को पूरे सारी चीज़ों में सबसे बेहतर बता रहे हैं या सबसे ज़्यादा बुरा बता रहे हैं। देखिए सबसे पहला पॉजिटिव जो एडजेक्टिव मैंने लिया है वो है स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग से कोई सेंटेंस बनाना है तो मैं क्या कह सकती हूँ? राहुल इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, राहुल इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय। स्ट्रॉन्ग बॉय, यहाँ पे मैंने कोई भी कंपैरिजन नहीं किया है। कंपैरेटिव में इसी को चेंज करके हम बोलेंगे स्ट्रॉन्गर,
और हम दो लोगों के बीच में कंपेयर करते हैं, तो इसको कैसे यूज किया जाएगा? राहुल इज स्ट्रॉन्गर देन रवि। ठीक है, ऐसे हम इसको दो लोगों के बीच में कंपेयर करने के लिए यूज करेंगे, राहुल इज स्ट्रॉन्गर देन रवि। सुपरलेटिव में इसी को हम कहेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट। राहुल इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमॉन्ग ऑल। अब मैंने सबके साथ इसकी तुलना कर दी, राहुल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, स्वीट। मैंगोज आर स्वीट, नॉर्मल है, मैंगोज आर स्वीट। अब इसी को हम कंपैरेटिव में कहेंगे स्वीटर। मैंगोज आर स्वीटर देन ऑरेंजेस। अब मैंने दो चीज़ों के बीच में कंपेयर किया, मैंगोज आर स्वीटर देन ऑरेंजेस। सुपरलेटिव में हम यूज करेंगे स्वीटेस्ट। मैंगोज आर द स्वीटेस्ट फ्रूट, मैंगोज आर द स्वीटेस्ट फ्रूट्स ऑफ ऑल, ऐसे कहेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे फलों में मैंगो को सबसे ज़्यादा स्वीट बताया, इसीलिए मैंने यूज़ किया है स्वीटेस्ट। अब नॉर्मली तो हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कि स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट, ऐसे हम बोल देते हैं। कुछ वर्ड्स है जिनके साथ हम ये ER और EST यूज़ नहीं कर सकते, उनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे कि ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुलर ब्यूटिफुलेस्ट नहीं होता है, मोर ब्यूटिफुल जब हम कंपेयर करेंगे तब, और मोस्ट ब्यूटिफुल जबकि सुपरलेटिव डिग्री यूज होगा तब। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल इन द क्लास, मतलब क्लास में सबसे सुंदर लड़की। यहाँ पे ब्यूटिफुलेस्ट करके कोई वर्ड नहीं होता, तब हम मोस्ट का यूज़ करते हैं सुपरलेटिव में और मोर का यूज़ करते हैं कंपैरेटिव में। करेजियस, मोर करेजियस और मोस्ट करेजियस। बोरिंग, बोरिंग के साथ भी कोई ER और EST नहीं लगता है, मोर बोरिंग होता है, मोस्ट बोरिंग होता है। तो ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम ये ER और EST यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे हम मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। कुछ वर्ड्स है जिनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव उनसे बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे कि गुड। गुड के साथ अगर कंपैरेटिव हम देखें, गुड का कंपैरेटिव गुडर नहीं होता, बेटर होता है, गुड बेटर, और सुपरलेटिव होता है बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। लिटिल, लिटिल का कंपैरेटिव होगा लेस या लेसर, और सुपरलेटिव होगा लीस्ट। मच और मैनी, इन दोनों के ही कंपैरेटिव सेम है। मच का भी कंपैरेटिव मोर होता है, मैनी का भी कंपैरेटिव मोर होता है, और सुपरलेटिव होता है मोस्ट, इन दोनों का। इन केस ऑफ मच हम क्वांटिटी को बता रहे हैं मच, और इन केस ऑफ मैनी जब हम मैनी का यूज़ कर रहे हैं तब हम नंबर बता रहे हैं। ठीक है, मैनी यूज़ होता है, बेसिकली मैनी यूज़ होता है काउंटेबल नाउन के साथ, और मच यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। बैड, ईविल और इल, इन तीनों का ही कंपैरेटिव होता है वर्स, और सुपरलेटिव होता है वर्स्ट। बैड या ईविल या इल, इन तीनों का कंपैरेटिव होता है वर्स, और सुपरलेटिव है वर्स्ट। इंपॉर्टेंट कंपैरिजन के रूल्स मैं आपको बताऊंगी। राम इज स्ट्रॉन्गर देन बालू, राम बालू से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। हम दो लोगों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कंपैरेटिव स्ट्रॉन्गर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन राम की अगर दो क्वालिटीज़ को हम कंपेयर करें कि राम ज़्यादा ताकतवर है, राम इंटेलिजेंट भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन राम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंटेलिजेंट से भी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग है। दो क्वालिटीज़ है राम में, स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट, लेकिन राम इंटेलिजेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम कहेंगे राम इज़ मोर स्ट्रॉन्ग देन इंटेलिजेंट, क्योंकि हम एक ही इंसान की दो क्वालिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, तब हम मोर का यूज़ करेंगे, मोर स्ट्रॉन्ग देन इंटेलिजेंट। राम इज़ मोर स्ट्रॉन्ग देन इंटेलिजेंट, राम इज़ मोर ब्रेव देन प्रूडेंट। हम ऐसे कहते हैं जब हम एक ही इंसान के अंदर दो क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हैं, तब हम स्ट्रॉन्गर यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे मोर स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट और एक रूल है, जैसे कि मैं एक मेटल की बात कर रही हूँ, आयरन। आयरन एक मेटल है, आयरन इज़ मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। अब यहाँ पे
मैं एनी मेटल सिर्फ नहीं कह सकती, मुझे अदर यूज़ करना पड़ेगा, ये मस्ट है। मतलब आयरन इज़ मोर यूजफुल देन, अगर सिर्फ मैं एनी मेटल लिखूँ तो एनी मेटल के अंदर आयरन भी आता है, उस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि आयरन खुद से भी ज़्यादा यूजफुल है। आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल अगर हम कहें तो आयरन इज मोर यूजफुल देन आयरन itself also. So we have to use this word other ताकि हम ये बता पाए कि आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। आयरन को छोड़ के वो किसी भी और मेटल से ज़्यादा यूजफुल है। सिमिलरली एक और सेंटेंस है, गोल्ड इज मोर एक्सपेंसिव देन एनी अदर मेटल। तो ये अदर हमेशा यूज करना पड़ेगा ऐसे सेंटेंस के केस में। एडजेक्टिव्स की डिग्री को फाइंड आउट करते हैं साथ में मिलकर। ये सारे पॉजिटिव डिग्री में है, हम इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ढूंढेंगे। बताइए ब्लैक का क्या होना चाहिए? ब्लैक का होगा ब्लैकर कंपैरेटिव और ब्लैकेस्ट सुपरलेटिव। एक्सीलेंट का क्या होगा? मोर एक्सीलेंट एंड सुपरलेटिव होगा मोस्ट एक्सीलेंट। मैड का होगा मैडर मैडेस्ट, डबल डी हो जाएगा। डिफिकल्ट का होगा मोर डिफिकल्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट। ट्रू का होगा ट्रूअर ट्रूएस्ट। एग्जैक्ट का क्या होगा? मोर एग्जैक्ट मोस्ट एग्जैक्ट। अब हम करेक्ट यूज ऑफ सम एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस को देखेंगे। सबसे पहले है फर्दर और फर्दर। इन दोनों के बीच में क्या फर्क है ये जानेंगे। फर्दर का मतलब होता है डिस्टेंस, दूरी। फर्दर का मतलब होता है मोर या एडिशनल। फर्दर को हम डिस्टेंस के केसेस में भी यूज करते हैं, जब हम एडिशनल डिस्टेंस मीन करते हैं तब, मतलब कि ज़्यादा दूरी। और फर्दर को हम सिर्फ डिस्टेंस के केसेस में ही यूज कर सकते हैं इन अ सेंटेंस। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला सेंटेंस है नो डैश रीजंस वर गिवन। तो यहाँ पे किसी डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, दूरी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि नो डैश रीजंस वर गिवन, तो नो फर्दर रीजंस वर गिवन। फर्दर का मतलब होता है मोर, इसका मतलब होगा नो मोर रीजंस वर गिवन। क्लियर? आई कांट वॉक एनी, मैं इससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, तो आई कांट, मैं इससे ज़्यादा दूर नहीं चल सकती, तो आई कांट वॉक एनी फर्दर भी होगा कि ज़्यादा मोर की बात हो रही है, या यहाँ पे फार्दर भी होगा। दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पे सही होंगे। आई कांट वॉक एनी फर्दर मतलब मैं इससे ज़्यादा नहीं चल सकती। आई कांट वॉक एनी फार्दर मतलब मैं इससे ज़्यादा दूर नहीं चल सकती। क्लियर? इट्स नॉट दैट मच डैश टू द गैस स्टेशन। इट्स नॉट दैट मच डैश टू द गैस स्टेशन, यहाँ पे एक जगह की बात हो रही है, मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे फार्दर यूज करेंगे। It's not that much farther to the gas station. यहाँ पे further नहीं होगा। I could see a boat on the shore. So I could see a boat on the dash shore. यहाँ पे भी दूरी की बात हो रही है, डिस्टेंस की बात हो रही है, एक बोट है, शोर पर है, तो मैं यहाँ पे farther ही यूज करूँगी। Farther shore, right? There is no need of any dash discussion. यहाँ पे कोई डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, डिस्कशन की बात हो रही है, तो there is no need of any more discussion or further discussion.
जहाँ पे हम मोर या इन एडिशन यूज कर सकते हैं वहाँ पे हम फर्दर भी यूज कर सकते हैं, और डिस्टेंस जहाँ पे मेंशन किया हुआ होगा वहाँ पे हम फार्दर यूज करेंगे। अब हम सम और एनी के डिफरेंस को देखेंगे। सम और एनी को हम किन सेंटेंसेस में यूज करते हैं? तो सम को हम तब यूज करते हैं जबकि सेंटेंस अफर्मेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सम को तभी यूज करते हैं जबकि सेंटेंस पॉजिटिव होता है, और एनी को हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आई विल बाई सम एप्पल्स, ये एक पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई विल बाई सम एप्पल्स। आई विल बाई एनी एप्पल्स नहीं होता है, यहाँ पे सम ही होगा। He did not buy any apple, यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट, he did not buy any apples, इसीलिए यहाँ पे any यूज हुआ है। यहाँ पे some यूज नहीं हो सकता है क्योंकि एक नेगेटिव सेंटेंस है। he did not buy any apples, ही होगा। नाउ ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस, have you bought any apples, have you bought any apples, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे भी हम एनी का यूज करेंगे, सम का नहीं। तो सम यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में और एनी यूज होता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, विल यू, अब कुछ एक्सेप्शंस है। अगर हम ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करें कि वो पॉजिटिव, उसका आंसर जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉजिटिव होगा, तब हम सम का यूज करते हैं। जैसे कि विल यू हैव सम टी, क्या तुम चाय पियोगे, हम किसी से पूछ रहे हैं तो हम इसका आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ, सामने वाला हमको हाँ बोलेगा, तब हम सम का यूज करते हैं। विल यू हैव सम टी, यहाँ पे विल यू हैव एनी टी हम यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, कुड यू लेंड मी सम मनी, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव, मतलब इसका आंसर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पॉजिटिव होगा, इसीलिए इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सम यूज करेंगे। कुड यू लेंड मी सम मनी, यहाँ पे एनी यूज नहीं होगा। कुड यू लेंड मी एनी मनी डजंट लुक गुड इन दिस सेंटेंस, सो वी विल बी यूजिंग सम इन दिस काइंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। नाउ यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है। अगर हम किसी सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में इफ का यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम एनी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि इफ यू नीड एनी मनी आई विल हेल्प यू। अगर इफ यूज हो रहा है एक अफर्मेटिव सेंटेंस में, एक पॉजिटिव सेंटेंस में, तो हम वहाँ पर एनी का यूज कर सकते हैं। ये एक एक्सेप्शनल केस है। और यहाँ पे ये जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है वो एक एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे हम सम का यूज करते हैं। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल, तो पहला सेंटेंस देखेंगे, विल यू हैव डैश आइसक्रीम। ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे एंड में क्वेश्चन मार्क है, हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन हम कुछ ऑफर भी कर रहे हैं। हम किसी को आइसक्रीम ऑफर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं विल यू हैव डैश आइसक्रीम। तो जब हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं, जैसे कि विल यू हैव टी या विल यू हैव कॉफ़ी, तब हम एनी का यूज़ नहीं करते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं? सम। विल यू हैव सम आइसक्रीम, विल यू हैव सम टी, विल यू हैव सम कॉफ़ी। तो जब हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं जहाँ पे आंसर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ होगा और हम ऑफर कर रहे हैं कुछ, तो हम सम यूज़ करेंगे। आई डोंट नो डैश ऑफ देम। यहाँ पे ये सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि डोंट यूज़ हुआ है, तो आई डोंट नो सम ऑफ देम की जगह आई डोंट नो एनी ऑफ देम यहाँ पर होना चाहिए। रिया सेंट डैश पिक्चर्स फ्रॉम द वेडिंग एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। रिया सेंट डैश पिक्चर्स, रिया सेंट एनी पिक्चर्स फ्रॉम द वेडिंग तो नहीं होगा। रिया सेंट सम पिक्चर्स फ्रॉम द वेडिंग। यू कांट गो आउट, कांट नेगेटिव सेंटेंस है। यू कांट गो आउट विदाउट एनी शूज, सम शूज नहीं, एनी शूज, यहाँ पे सम यूज नहीं कर सकते। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के बीच में जो डिफरेंस है उसको समझेंगे। लिटिल मतलब ना के बराबर। जब हम लिटिल लिखते हैं एक सेंटेंस में, उसका मतलब होता है हार्डली एनी, मतलब ना के बराबर, बहुत ही कम। देखिए
इस डायग्राम से आप समझ पाएंगे बहुत ही कम पोर्शन है। इसको हम नेगेटिव सेंस में ही यूज करते हैं हमेशा एक सेंटेंस में। अ लिटिल मतलब थोड़ा सा, सम बट नॉट मच, ज्यादा नहीं थोड़ा सा, उसको बोलेंगे अ लिटिल। द लिटिल मतलब नॉट मच बट ऑल देयर इज, थोड़ा सा ही जो भी था हमारे पास वो पूरा। अगर मेरे थोड़े ही दोस्त हैं और मैं उनको ही पूरा बोल रही हूँ, मतलब जैसे कि थोड़े दोस्त ही मेरे थे वो भी चले गए, थोड़ा ही पैसा उसका था वो भी चला गया, वो भी डूब गया, तो उसको जब हम बोलने की कोशिश करते हैं तब हम लिटिल बोलते हैं, द लिटिल बोलते हैं। द लिटिल मतलब थोड़ा सा ही है लेकिन वो थोड़ा सा का जो पूरा, उसको बोलेंगे द लिटिल, मतलब नॉट मच बट ऑल देयर इज। सिमिलरली हम लिटिल के जगह यहाँ पे फ्यू भी यूज कर सकते हैं। फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस है? फ्यू यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ, जिनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, और लिटिल यूज होता है क्वांटिटी के साथ, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। ये है लिटिल और फ्यू में डिफरेंस। अगर हम लिटिल के जगह फ्यू लिखे तो फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, मतलब बिल्कुल सेम होगा दोनों का, सिर्फ डिफरेंस ये है कि फ्यू यूज होगा काउंटेबल नाउन के साथ। फ्यू मतलब भी थोड़ा, ना के बराबर, यानी कि हार्डली एनी। इसको भी हम नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज करेंगे, नेगेटिव सेंस में ही यूज करेंगे। अ फ्यू मतलब थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा। द फ्यू मतलब जो कुछ भी था वो पूरा। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस देखिए। डैश ग्रेन ही हैड वाज डैमेज्ड बाय रेन, डैश ग्रेन ही हैड वाज डैमेज्ड बाय रेन। तो जितना भी ग्रेन उसके पास था वो पूरा डैमेज हो चुका है बारिश से, तो यहाँ पे जितना भी था वो पूरा ही डैमेज हो गया, इसीलिए द लिटिल। डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। डैश नॉलेज, अब कौन सा नॉलेज डेंजरस होता है? बिल्कुल भी अगर नॉलेज नहीं है तो वो डेंजरस नहीं होता, अगर पूरा नॉलेज है तो भी वो डेंजरस नहीं होता। डेंजरस तब होता है जब थोड़ी सी नॉलेज हो हम में है। तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ये कहावत भी है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। बंगाली में बोलते हैं अल्प विद्या भयंकरी, तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। द फुलिश पर्सन हैज डैश केयर फॉर हिज लाइफ। फुलिश यानी कि मूर्ख, जिसके पास दिमाग नहीं है, तो द फुलिश पर्सन हैज डैश केयर, जो फुलिश होगा, जो मूर्ख होगा, वो अपनी लाइफ की केयर नहीं करेगा। यहाँ पे अ लिटिल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ना के बराबर होना चाहिए, इसीलिए लिटिल। The foolish person has little care for his life, not a little. The cruel king showed dash mercy to the vanquished. Cruel king है, क्रूअल है, इविल है, इसीलिए वो मर्सी बिल्कुल ही कम दिखाएगा, ना के बराबर दिखाएगा, इसलिए लिटिल, नॉट अ लिटिल। थोड़ा मर्सी नहीं, बिल्कुल ना के बराबर। डैश मनी वुड हैव सेव्ड हिज लाइफ, यहाँ पे होगा थोड़ा पैसा, थोड़े पैसे से उसकी जान बच सकती थी। डैश मनी वुड हैव सेव्ड हिज लाइफ, तो अ लिटिल मनी वुड हैव। पहला सेंटेंस है डैश मैन रीच द एज ऑफ 100 years। तो 100 साल तक तो बहुत लोग जीते हैं, है ना? नहीं, थोड़े लोग नहीं, हार्डली, ना के बराबर। अच्छा, तो फिर यहाँ पे होगा फ्यू। फ्यू men reach the age of 100 years, बहुत ही कम, ना के बराबर लोग 100 साल तक जीते हैं। नेक्स्ट, रवि spoke dash words and sat down। तो रवि ने हार्डली कुछ बोला और बैठ गया, ऐसा तो नहीं होता है, ना के बराबर कुछ बोलकर हम नहीं बैठते। तो रवि ने थोड़ा सा बोला और फिर he sat down, तो रवि spoke a few words, not few, a few words and sat down. Next,
डैश फ्रेंड्स आई हैव आर ऑल वेरी डियर, मैं सबके बारे में बोल रही हूँ, ऑल वेरी डियर। सो जो भी दोस्त मेरे हैं थोड़े से ही है, लेकिन उन सबको मैं एक साथ कलेक्टिवली बोल रही हूँ। तो यहाँ पे द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर ऑल वेरी डियर, ठीक है। डैश मूवीज आर एज पॉपुलर एज टाइटैनिक, तो टाइटैनिक के जैसे तो बहुत सारे मूवीज पॉपुलर है, ऐसा नहीं है। टाइटैनिक के जैसे कुछ थोड़ी मूवीज पॉपुलर है, हार्डली ना के बराबर मूवीज इतने ही पॉपुलर है जितना कि टाइटैनिक है। तो यहाँ पे होगा फ्यू, नॉट अ फ्यू तो नहीं होगा, ना ही द फ्यू होगा, यहाँ पे होगा फ्यू मूवीज आर एज पॉपुलर एज टाइटैनिक, मतलब हार्डली ना के बराबर ही ऐसे मूवीज है जो कि टाइटैनिक के जैसे पॉपुलर है। हैव यू गॉट डैश पोटैटोज लेफ्ट, अब मैं किसी से पूछ रही हूँ क्या तुम्हारे पास थोड़े पोटैटोज बचे हुए हैं, तो हैव यू गॉट थोड़े पोटैटोज बचे हुए मतलब क्या होगा, अ फ्यू, नॉट फ्यू बट अ फ्यू। हैव यू गॉट अ फ्यू पोटैटोज लेफ्ट। लेट्स सी द सेंटेंसेस अगेन। फ्यू men reach the age of 100 years. Ravi spoke a few words and sat down. The few friends I have are all very dear. Few movies are as popular as Titanic. Have you got a few potatoes left? अब देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एल्डर एंड ओल्डर या एल्डेस्ट एंड ओल्डेस्ट, ठीक है। एल्डर और ओल्डर के बीच में क्या डिफरेंस है। एल्डर को हम यूज करते हैं ओनली फॉर द पर्सन्स ऑफ द सेम फैमिली, मतलब एक ही फैमिली के लोगों के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तब हम एल्डर या एल्डेस्ट को यूज करेंगे। फैमिली से बाहर अगर हम लोगों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं तब एल्डर या एल्डेस्ट का यूज नहीं हो सकता है। ओल्डर और ओल्डेस्ट को ऑन द अदर हैंड हम फैमिली के लोगों के लिए भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट बाहर के लोगों के साथ जब हम कंपेयर कर रहे हैं तब भी हम ओल्डर या ओल्डेस्ट का यूज कर सकते हैं। एल्डर का यूज हम कभी भी एनिमल या थिंग्स के लिए नहीं करेंगे। ओल्डर का यूज हम एनिमल्स, थिंग्स और पर्सन तीनों के लिए कर सकते हैं। एल्डर इज नेवर फॉलोड बाई दैन, एल्डर दैन कभी नहीं होता। माई सिस्टर इज एल्डर दैन मी, ये हम नहीं बोल सकते। एल्डर को हम एल्डर इज फॉलोड बाई टू के साथ यूज करते हैं। शी इज एल्डर टू मी हो सकता है, बट एल्डर दैन मी नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे ओल्डर दैन होता है, हमेशा ओल्डर टू नहीं, ओल्डर को फॉलो किया जाता है बाई दैन। सो शी इज ओल्डर दैन हर सिस्टर, शी इज ओल्डर दैन हर कजन सिस्टर, ऐसे हम बोल सकते हैं। पहला सेंटेंस है आर्यन इज माई डैश ब्रदर, यहाँ पे ब्रदर मतलब इन द सेम फैमिली, तो क्या होगा एल्डर नॉट ओल्डर। आर्यन इज माई एल्डर ब्रदर। रिया इज डैश देन मी, रिया इज क्या होगा ओल्डर देन मी, क्योंकि एल्डर के बाद देन नहीं आता है, ओल्डर देन मी। राहुल इज द डैश बॉय इन द क्लास, डैश बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होगा क्योंकि क्लास, पूरे क्लास के साथ कंपेयर किया जा रहा है राहुल को। राहुल इज द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास, not eldest but oldest. Tom is my dash son, Tom is my eldest son, within the same family, so eldest son. This is the dash temple in Calcutta, this is the eldest temple in Calcutta, no, this is the oldest temple in Calcutta. I am talking about a temple which is a non-living thing, and with thing we only use older and oldest. So this is the oldest temple in Calcutta. Riya is dash to me. यहाँ पे टू है तो older नहीं होगा, elder होगा। Riya is elder to me. Next, you can always change your password at a dash date. So you can always change your password. यहाँ पे date की बात हो रही है, मतलब time की बात हो रही है। So we will be using later.
You can always change your password at a later date. Latest date नहीं होगा, it will be a later date. She is sitting in the dash bench. So position की बात हो रही है और एक particular bench हमने यहाँ पे बोल दिया है. So later यहाँ पे latter use नहीं होगा क्योंकि हमने mention कर दिया है particular bench. That's why this will be last. She is sitting in the last bench. हमेशा याद रखिएगा जब एक सेंटेंस में फॉर्मर यूज हो रहा है तो फॉर्मर के साथ हमेशा लैटर यूज होता है. मोस्टली फॉर्मर मतलब स्टार्टिंग का पोर्शन, लैटर मतलब एंडिंग. सो फॉर्मर के साथ हमेशा लैटर यूज होता है. नियरेस्ट और नेक्स्ट के बीच में क्या डिफरेंस है? नियरेस्ट यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवे, जो कि थोड़ी ही दूरी में है, उसको नियरेस्ट बोलेंगे. और नेक्स्ट मतलब वन ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ थिंग्स, एक के बाद एक जब सीक्वेंस में चीज़ें रहती है उनमें से एक को हम नेक्स्ट बोलते हैं. जैसे कि एक लाइन लगी हुई है लंबी, तो एक के बाद एक लोग आ रहे हैं, तो एक का काम हो गया तो हम क्या बुलाते हैं? नेक्स्ट. नेक्स्ट प्लीज़ ऐसे बोला. जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स बैठे रहते हैं, तो जब एक पेशेंट का चेकअप हो जाता है फिर क्या कहा जाता है? नेक्स्ट पेशेंट, नेक्स्ट प्लीज़. तो जब एक सीक्वेंस रहता है जहाँ पे एक के बाद एक लोग आ रहे हैं, एक के बाद एक चीज़ें हैं, एक के बाद एक बिल्डिंग्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें से जब हम एक अगले वाले का बोल रहे हैं तब हम नेक्स्ट का यूज़ करते हैं. तो इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा. आप सेंटेंस पे देखिए कैसे यूज़ होता है. वेयर इज़ द डैश पुलिस स्टेशन. अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे कोई सीक्वेंस की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे नियरेस्ट होगा. वेयर इज़ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अवे में कौन सा पुलिस स्टेशन है? करीम्स शॉप इज़ डैश टू द पोस्ट ऑफिस. अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है. करीम शॉप एक चीज़ है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस दूसरी. करीम शॉप इज़ नेक्स्ट टू द पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस के बाद ही करीम का शॉप आता है. यहाँ पे अगर आप नियरेस्ट भी यूज़ करते हैं तो भी वो गलत नहीं होगा, लेकिन दिस साउंड्स बेटर बिकॉज देयर आर टू थिंग्स. इजीली समझ में आ रहा है कि इसके शॉप के बाद में पोस्ट ऑफिस आता है, सीक्वेंस में आता है, तो इसीलिए नेक्स्ट यूज़ किया है. दिस इज़ द डैश पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस. दिस इज़ द, यहाँ पे नेक्स्ट नहीं होगा, यहाँ पे होगा नियरेस्ट, क्योंकि टू माई हाउस. दिस इज़ द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस. यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं है, सो दिस इज़ द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस. हिज हाउस इज़ डैश टू माइन. क्लियरली समझ में आ रहा है. मेरे डैश टू माइन, सो मेरे बाद में, नेक्स्ट टू माइन. हिज हाउस इज नेक्स्ट टू माइन. नियरेस्ट टू माइन भी अगर आप यूज़ करते हैं तो भी वो गलत नहीं होगा, वो भी सही सेंटेंस होगा, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा सुनने में लग रहा है. हिज हाउस इज नेक्स्ट टू माइन. कुछ और सेंटेंसेस देखेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए. आई गो ऑन अ हॉलीडे डैश ट्यूसडे. आई विल गो ऑन अ हॉलीडे डैश ट्यूसडे. अब ये नियरेस्ट ट्यूसडे नहीं होगा. जब हम डेज या वीक या मंथ के बारे में बात करते हैं तब हमेशा नेक्स्ट यूज होता है. सो आई विल गो ऑन अ हॉलीडे नेक्स्ट ट्यूसडे. आई गो ऑन अ हॉलीडे नेक्स्ट ट्यूसडे होगा, नियरेस्ट ट्यूसडे नहीं. आई विल स्टार्ट माई क्लासेस नेक्स्ट वीक. नॉट नियरेस्ट, नेवर. ठीक है, नेक्स्ट वीक. Do you know a dash mall where we could go? Do you know a next mall? तो यहाँ पे होगा ही नहीं, ये होगा nearest. Do you know the nearest mall where we could go? So इन sentences में आप next की जगह nearest यूज़ नहीं कर सकते बिल्कुल भी, और यहाँ पे आप nearest की जगह next का यूज़ नहीं कर सकते. Do you know a next mall नहीं होता है, nearest mall ही होगा. Lastly, we are looking for your dash visit. Nearest visit तो होता ही नहीं है कभी, it will be next visit. We are looking for your next visit. So I hope कि ये adjective का टॉपिक आपको अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं है. फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी. And wish you all the best for your exams.